नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। पाकिस्तान के उसी के पाले हुए सांप अब डसने लगे हैं। 24 घंटे के हुए हमले दो, जिसमें शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को हिलाकर रख दिया है। आतंकियों ने अफगानिस्तान से सटे बन्नू इलाके के सेना के कैंप पर विस्फोट से गाड़ी घुसा दी है, विस्फोटक की गाड़ी घुसा दी है और नतीजा 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाक सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सभी 10 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं आतंकियों ने दूसरा हमला डेरा इस्माइल खान के एक अस्पताल पर भी कर दिया है। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले। सेना के ठिकाने को आतंकियों ने बनाया निशाना। अस्पताल को भी आतंकियों ने नहीं बख्शा। पाकिस्तान को उसी के पाले पोसे आतंकवादी अब खून से लाल कर रहे हैं। हमला करने वाले आतंकी ना तो स्कूल देखते हैं और ना ही अस्पताल, और सैन्य ठिकाने तो उनकी हिट लिस्ट में है। पाकिस्तान को आतंक का ये नाग आए दिन डसता है और पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि वो मुंह खोलेगा तो सच पूरी दुनिया को पता चलेगा। पाकिस्तान में ये सब कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये दिखाने से पहले आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अभी कुछ ही वक्त हुआ जब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से ये वीडियो जारी किया गया था। गौर से देखिए, सुरक्षा बलों के काफिले पर कैसे निशाना लगा रहे हैं टीटीपी के आतंकी। जंगल के इलाके में शूट किए गए इस वीडियो में बताया गया है कि टीटीपी की मंशा क्या है। टीटीपी को पता है कि जंगल के इस इलाके में पाक सुरक्षा बलों की गश्त होने वाली है, इसलिए पहले से ही आतंकी गड्ढों में अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं। जैसे ही काफिले की पहली गाड़ी पार होती है, आतंकी ऑटोमेटिक हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं। पहली गाड़ी के गुजरते ही दूसरी गाड़ी भी आतंकियों की रेंज में आ जाती है और आतंकियों ने दूसरी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। लेकिन असीम मुनीर टीटीपी के इस इशारे को नहीं समझ पाए और एक बार फिर आतंकी पाकिस्तान में खून खराबा करने में कामयाब हो गए। अब देखिए कि पाकिस्तान के किस हिस्से को आतंकियों ने निशाना बनाया। और जब दोनों ओर से बंदूकें खामोश हुई तो हर तरफ तबाही के निशान थे। जमीन पर पड़े हुए आतंकियों और पाक आर्मी के जवानों के क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। पाक सेना के अफसर उन्हें आखिरी विदाई भी देने पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने इस आतंकवादी हमले के दौरान जो सैनिक मारे गए हैं, उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही शोभन मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नायक सब्ज अली। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के 8 जवानों की मौत हुई है। हमले के एक दिन तक पाकिस्तानी सेना ने चुप्पी साधे रखी। फिर एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने कहा कि आतंकवादियों ने 15 जुलाई की सुबह बन्नू छावनी पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके परिसर में घुसने के प्रयास को विफल कर दिया। परिसर में घुसने में विफल हो जाने के बाद आतंकियों ने विस्फोटक से लदे वाहन को छावनी परिसर की बाहरी दीवार में घुसा दिया। पाकिस्तान के बन्नू इलाके में सड़कें सील कर दी गईं, दुकानों के शटर गिरा दिए गए। पाक आर्मी ने सड़क पर भी मोर्चा संभाल लिया, जिससे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके। सुनिए पाकिस्तानी सेना के बन्नू कैंप पर हमले की पूरी कहानी पाकिस्तान के आम नागरिक की जुबानी। आर्मी दा झगड़ा लग गया दो वो ये 10 मिनट केरी के उसके हालात कंट्रोल से वो टोला स्पाडा डजीना वो दा हालात मन डेर खराब की वो ये 10 125 करोड़ी लटकी जोड़ा स्पा वो रोडी ना 8 साहिबान दे
सुबह नमाज के लिए हम उठे, फिर धमाके की आवाज़ें सुनी। ये पता नहीं लगा क्या हो रहा है। जब हम शहर आ गए और देख लिया कि ये कैंट में फायरिंग भी हो रहे, धमाके की आवाज़ें भी आ रही है, धुआं भी हम देख रहे हैं, और उन धमाके से कारोबारी लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस दुकान के शीशे, इमारत है, ये काफ़ी सामान टूट गया हुआ है, ख़राब हुआ है कि वो दोबारा नया लगाना पड़ेगा। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर गुट ने ली है, जिसके बारे में पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि ये गुट पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पड़ोसी अफगानिस्तान से संचालित होता है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए अफगान धरती का उपयोग कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है हाफिज गुल बहादुर गुट जिसने पाकिस्तान को खून से लाल कर दिया? तो इसका जवाब भी पाकिस्तान के पाप में ही छिपा हुआ है। 60 साल का हो चुका है हाफिज गुल बहादुर। ये कभी पाकिस्तान का पाला हुआ ही आतंकवादी था। खैबर पख्तूनख्वा राज्य के वजीराबाद जिले के दत्ता खेल इलाके में सक्रिय ये आतंकी साल 1992 से लेकर 1996 तक अफगान सिविल वॉर में भी सक्रिय था। बाद में वो तालिबानों के साथ जुड़ गया। कई सालों तक वो शांत बैठा रहा। वजीरिस्तान इलाके में आतंकी संगठनों के बीच वो पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था। इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क के भी काफी नजदीक था। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगी अफगान सेना के खिलाफ अभियान चलाता था। हाफिज गुल बहादुर ने समय समय पर हक्कानी, अल-कायदा और टीटीपी जैसे संगठनों की मदद की है। हालांकि वो सीधे तौर पर किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा। इसके बाद जब टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई तो हाफिज गुल बहादुर शांत बैठा रहा। खबर यह भी थी कि साल 2006 में पाकिस्तान की सेना के साथ उसका इस बाबत समझौता हुआ था कि वो किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही अफगानिस्तान में लड़ा के भेजेगा। लेकिन 2009 आते आते गुल बहादुर ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते साल जून में जब पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के खिलाफ अभियान चलाया तो उसकी लिस्ट में हाफिज गुल बहादुर नहीं था। लेकिन जुलाई 2023 में हाफिज गुल ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों का अपहरण कर लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से वो पाकिस्तानी सेना की आंख में चढ़ गया। इलाके में पाकिस्तान सेना के ऑपरेशन में उसके घर को तबाह कर दिया गया। हाफिज गुल बहादुर अफगानिस्तान भाग गया। उसके कई कमांडर और रिश्तेदार मार दिए गए। हाफिज गुल ने कभी टीटीपी से दूरी बना रखी थी, लेकिन स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब वो धीरे धीरे टीटीपी के नजदीक आ चुका है। इसे नियति का खेल ही कहा जाएगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अब देखिए कि वही पाकिस्तान तालिबान के हमलों से त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो आतंकियों ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए हैं, जिनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के सुरक्षा मामलों पर आई सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में सिर्फ हिंसा से 1524 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1463 लोग घायल हो गए, जबकि 789 आतंकी हमले हुए हैं। ये आंकड़े बीते 6 सालों में सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आने के बाद से आतंकी हमले बढ़ गए। क्या चाहता है तहरीके तालिबान? इसका मकसद पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंक कर अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून लागू करना है। विचारधारा के मामले में यह संगठन खुद को तालिबान ही मानता है। साल 2008 में इस संगठन पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया। साल 2014 में टीटीपी ने पेशावर के स्कूल पर हमला कर दिया, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। टीटीपी को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमलों के बाद अमेरिका ने भी इस घटना की निंदा की। Certainly our thoughts and prayers are with the families of those soldiers that were lost. I know that as we've talked about in the past, Pakistan is in a tough fight at times when it comes to fighting terrorists in the region, and so certainly saddened to hear that. When it comes to counterterrorism, the U.S. and Pakistan have worked together in the past, and we continue to discuss ways that we can work together. पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के रीजनल हेल्थ सेंटर में हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई सबक लेगा, फिलहाल उम्मीद तो नहीं दिखती। क्या ट्रंप को ईरान मरवाना चाहता है? ये सनसनीखेज दावा खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और अधिकारी कर रहे हैं।
13 जुलाई को ट्रंप पर जिस तरह से गोली चलाई गई, उससे साफ है कि ट्रंप को जान से मारने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ही साल 2020 में कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मरवा दिया था। यह रिपोर्ट देखिए। Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Where? Right there. You see him? He's laying down. You see him? Yeah, he's laying down. ट्रंप पर हमला, ईरान का सुलेमानी बदला। शनिवार 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में गोली चलाई गई। गोली कान के बाहरी भाग को चीरते हुए निकल गई। अगर गोली आधा इंच भी ट्रंप की तरफ लगती तो ट्रंप की कनपटी को चीरते हुए गोली सिर में घुस जाती, लेकिन ट्रंप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए। जबकि 20 साल का हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स मौके पर ही मारा गया। ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ी ये कहानी हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान है, जो ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। इस बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाले दावे ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया है। अगर वाकई में ईरान के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, तो ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्या ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेने की कोशिश की है? आखिर ये कैसे संभव है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए ईरान ने इतनी बड़ी साजिश रच दी? पहले आप ये जानिए, ईरान ट्रंप की हत्या क्यों करवाना चाहता है। 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के रक्षा विभाग के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर पहले घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की कार को ट्रैक किया, और जैसे ही कासिम सुलेमानी की कार का काफिला अमेरिकी ड्रोन की जद में आया, तभी ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जाने लगी। उस वक्त कासिम सुलेमानी की कार इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौके पर ही मौत हो गई। जनरल कासिम सुलेमानी की शिनाख्त उनकी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी से हो पाई थी। सुलेमानी का बाकी शरीर मिसाइल धमाकों में पूरी तरह से उड़ गया। Once again, compare Trump and Biden. Trump got us out of the insane Iran nuclear deal. He imposed the toughest sanctions ever on Iran. And he eliminated the arch terrorist Qasem Soleimani. Iran was too weak to start any wars. They knew Trump meant business and they were afraid. पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति की उम्मीदवार निकी हेली के तेवरों से साफ है कि ट्रंप की नजर में ईरान अमेरिका के लिए शैतान है, और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ईरान पर सख्त कार्रवाई करने का दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप पर जो हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुआ, क्या उसके पीछे ईरान है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले आप ये जानिए, अमेरिका के एक मीडिया ग्रुप का ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान की साजिश पर क्या दावा है, जरा ये भी जान लीजिए।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को हाल के हफ्तों में ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की साजिश रचने से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसी कारण अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि शनिवार को ट्रंप पर हमला करने वाला हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रोक्स इस साजिश से जुड़ा था। यानी ईरान ट्रंप पर हमला करवाने में कितना सफल रहा है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ऐसे दावे क्यों कर रही हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रंप का कोई चुनावी स्टंट हो। आप इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में हमलावर थॉमस मैथ्यू है, जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। FBI और कई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। अब सवाल उठता है कि क्या 20 साल का अमेरिकी नागरिक थॉमस मैथ्यू ईरान का मोहरा था? क्या थॉमस मैथ्यू अनजाने में ही ईरान की खुफिया एजेंसियों के जाल में फंस गया और ट्रंप पर गोली चलाने के लिए तैयार हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसकी वजह छिपाई जा रही है। दूसरी तस्वीर में जनरल कासिम सुलेमानी दिख रहे हैं, जिन्हें आज से 4 साल पहले ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान की खुफिया एजेंसियां इतनी ताकतवर और सक्षम हैं कि वो अमेरिका के टॉप सीक्रेट जाल को भेद पाएं? तीसरी तस्वीर में ईरान की लीडरशिप है, जो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कस्में खा चुकी है। खास तौर से ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका को कई बार धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं। बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ट्रंप हर हाल में बाइडेन को चुनाव हराना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सर्वेक्षण में पिछड़ चुके हैं और ट्रंप पर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें जीत से दूर कर सके। इसलिए ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को इतने करीब कैसे आने दिया। पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी के मैदान में ट्रंप की आउटडोर रैली चल रही थी। उस वक्त संदिग्ध हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स आयोजन स्थल के पास की एक इमारत तक पहुंचने में सफल रहा। आखिर कैसे थॉमस ने 130 मीटर की दूरी से ट्रंप को निशाने पर लेते हुए गोली चला दी? जिस इमारत से थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने निशाना साधा था, उस इमारत के अंदर और बाहर स्थानीय पुलिस तैनात थी। फिर भी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स गोली चलाने में सफल रहा। इमारत के अंदर जो स्थानीय पुलिस तैनात थी, उसमें 3 स्नाइपर्स थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने थॉमस क्रूक्स को छत पर जाने की कोशिश करते देखा था, लेकिन फिर रोक क्यों नहीं पाए? कई पर्यवेक्षकों ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर सुरक्षा योजनाएं कैसे नाकाम हो गई और हमलावर बिना किसी रोक टोक के ट्रंप तक कैसे पहुंच गया। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोली चलाई, जो उनके कान को छूते हुए गुजर गई। अब सवाल है कि हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 फीट दूर था, फिर भी सीक्रेट सर्विस उसे पकड़ने में नाकाम रही। ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला कई गुत्थियों में उलझा जा रहा है। ईरान का नया एंगल अब सामने आ रहा है, लेकिन सबूत अमेरिका की खुफिया एजेंसियां नहीं दिखा पाई। इधर ईरान ने ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान की साजिश पर तीखा विरोध किया है और उसे अमेरिका का प्रोपेगेंडा और ईरान को बदनाम करने की साजिश बताया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को अप्रमाणित और दुर्भावनापूर्ण बताया और इसे खारिज कर दिया। ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और उन्हें अफवाह और गुमराह करने वाला बताया है। अमेरिका में ईरान के स्थायी मिशन के प्रवक्ता ने 2 टूक कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप एक अपराधी हैं, जिन पर जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। ईरान ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता चुना है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान पर उठाए गए साजिश के आरोपों ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव को बढ़ा दिया है। फिलहाल ट्रंप पर हमला पूरी तरह से अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की जबरदस्त नाकामी और उनकी हार है। जिस तरह से इस वक्त इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले गाजा में कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल अब हमास की टॉप लीडरशिप का सफाया करना चाहता है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर
एक दो दिन में हमास के टॉप 3 कमांडर्स मार दिए गए तो फिर हमास का सफाया बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि इजराइल के इन तूफानी हमलों में हर दिन दर्जनों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। दो 2000 किलो का बम धमाका, भाप बना हमास। उत्तर, दक्षिण और मध्य गाजा में पिछले 24 घंटों में लाशों का अंबार लग चुका है। हालात ये हो गए हैं कि दक्षिणी गाजा से लेकर उत्तरी गाजा तक इजरायली सेना ने जमीन से ज्यादा आसमान से बम बरसाना शुरू कर दिया है, जिसका तोड़ हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। जरा इन तस्वीरों में देखिए गाजा पट्टी में भीषण बम धमाकों के बाद क्या हाल हुआ है। तबाह इमारतें, बिखरी लाशें और रोते और बिलखते लोगों की चीत्कार रूह कपा देने के लिए काफी है। नौ महीने से ज्यादा की जंग में अब तक गाजा पट्टी में 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अभी भी फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल के जबरदस्त हवाई हमले में 60 से ज्यादा लोग पिछले 18 घंटे के अंदर मारे गए हैं। इस एनिमेशन से इजरायल के हवाई हमले को समझिए। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में इजरायली सेना ने फाइटर जेट से हमले किए हैं। खबर के मुताबिक इजरायली सेना ने पहला हमला मध्य गाजा के नुसीरत में किया, जहां 25 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ हमास के लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर है। वहीं दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में इजरायल ने दूसरा हवाई हमला अपने लड़ाकू विमानों से किया, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि उत्तरी गाजा के बेईत लाहिया में इजरायली वायुसेना ने हमास पर हवाई हमला किया है, जिसमें हमास लड़ाकों के साथ साथ 17 फिलिस्तीनी भी मारे गए। The car was moving and a young man was walking. The car was targeted, blood was splashing, and shrapnel hit our tents, and martyrs were left on the street. We screamed, "We need an ambulance!" We put them on carts and rickshaws, and the ambulance came after a while. इजरायली सेना जमीन और आसमान से भयंकर हमले हमास पर क्यों कर रही है? इसका जवाब है हमास के लड़ाके 9 महीने बाद भी इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके इजरायली टैंक और बुलडोजर और बख्तरबंद वाहनों पर बेहद पास से घातक हमले कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक उसकी अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पूर्वी रफा से इजरायली सेना पर हमले किए हैं। यही वजह है कि इजरायल खूनी हमले गाजा में रोकने को जरा भी तैयार नहीं है। गाजा पट्टी में मचे भयंकर खून खराबे की वजह से पूरी दुनिया में इजरायल का जोरदार विरोध हो रहा है। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है, लेकिन पीएम नेतन्याहू बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक हमास का सफाया नहीं कर देंगे तब तक इजरायल हमले नहीं रोकेगा। यही वजह है कि इजरायल अब उन इलाकों पर भी जोरदार धमाके कर रहा है जहां पर हजारों फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।